हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो हम लोग जो महाजनपद है उसके बारे में देखने वाले हैं। एंड महाजनपद में आपको बहुत सारे जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन आपको किस तरह से बनते हैं। सो ये एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे आपको क्वेश्चन क्योंकि ये आपको यहीं से बहुत सारे जो है हिस्ट्री में चेंजेस आते हैं। देखा जाए तो आपका जो डिफरेंट एम्पायर रेज होना शुरू होगा। इसके अलावा अगर अब देखा जाए तो बुद्धिज़्म जैनिज़्म का जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में आ चुका है। बट ये सारी चीज़ें आपको एक साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये यूनिट स्किप करते हो तो आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सो ये कहीं ना कहीं आपको बाकी यूनिट को क्या करता है, जोड़ने में भी हेल्प करता है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं। सो क्वेश्चन लॉन्ग एंड शॉर्ट में अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कैसा बनेगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जा सकता है कि महाजनपद जो है आपको उसकी क्या विशेषताएं थी, क्या क्या फीचर्स थे, या फिर आपको एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन मगध पे तो आता ही आता है। और मगध वाला क्वेश्चन जो है ये तो आपको किसी बार लॉन्ग में पूछ दिया जाता है कि जो मगध का एक्सिस्टेंस कैसे आता है, 16 महाजनपद में से मगध ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है। या फिर एक शॉर्ट में आपको पूछा जा सकता है कि आप मगध के बारे में बताओ। ठीक है, तो शॉर्ट में तो आपको 1.5 पेज लिखना पड़ेगा, बट जब लॉन्ग की बात आती है तो इसमें एटलीस्ट 6 पेजेस आपको लिखने पड़ते हैं। सो आपको डिटेल में पता होना ज़रूरी है। सो लेट्स सी, पहले जो 16 महाजनपद है उसको मैप में देख लेते हैं क्योंकि आपको इससे चीज़ें याद रहेगी। सो सबसे ऊपर अगर आपको दिख रहा है तो कंबोज है। ठीक है, इसके अलावा गंधारा है, फिर आपको जो है वो पांचाल है, कोसाल जो है, सुरसेना है, मल्लाज है, ब्रिज है, काशी है, अंग है, मगध है, चेदी है, अवंती है, मत्स्य है और अस्मक है। ठीक है, सो अस्मक अगर आप देखोगे तो सबसे साउदर्न मोस्ट है और कंबोज अगर आप देखोगे तो सबसे नॉर्दर्न है। कंबोज वाला एरिया जो है रिसेंट अगर आप अभी के हिसाब से देखोगे तो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है आपको। और अगर पूछा ईस्टर्न मोस्ट आपको कौन सा है तो अंग है। ठीक है, जो कि आपको भागलपुर वाला एरिया में बिहार में पड़ता है। और अगर पूछा जाए वेस्टर्न मोस्ट में कौन सा आता है आपका, तो मत्स्य है जो कि आपको राजस्थान वाले रीजन में आता है। सो ये आपका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, इसको और डिटेल में देखेंगे। सो वीडियो को एकदम, और जो हिंदी इंग्लिश वाले दोनों हैं इनको दोनों को समझ में आएगा, बाइलिंगुअल रहने वाला है। सो प्लीज़ पेशेंस के साथ इसको देखिएगा तो चीज़ें समझ में आएगा। सबसे पहले 16 महाजनपद जो है वो क्या चीज़ है उसके बारे में देख ले। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद जो है शक्तिशाली राज्य माने जाते हैं, जिसमें अगर इसका उदय देखा जाए राइज कब होता है तो 6th सेंचुरी BC में आपको बिफोर क्राइस्ट में होता है, या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका आसपास क्या होता है आपका अस्तित्व में आना शुरू होता है। और ये पूछा जाता है आपको कि भौगोलिक विस्तार इसका देखा जाए कि कहाँ पे ये एग्जैक्ट अगर पूछा जाए लोकेशन कहाँ पे है। सो मैप में ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया कि बहुत ज़्यादा पूरा फैलाव है इसका। खासकर आपको कहाँ तक फैलाव है, सिंधु गंगा के मैदान से लेके आपको उत्तरी दक्कन की स्थिति में। और इंग्लिश में देखा जाए तो आपको जो इंडो गैंगेटिक वाला एरिया है। और इसके अलावा अगर देखा जाए साउथ में तो आपको जो डेक्कन प्लेट्यू है उस वहाँ तक इसका फैलाव माना जाता है। इन राज्यों में आपको जिनमें राज्य जो है आपको गणराज्य होते थे, रिपब्लिक भी होता था। इसके अलावा आपको राजनीतिक परिदृश्य से अगर देखा जाए तो ये जो आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसमें से 16 से 16 अगर जनपद में देखा जाए तो इस महाजनपद में देखा जाए तो सबसे आपको जो लास्ट में बचता है वो मगध ही बचता है। और मगध साम्राज्य से ही जो है आपका मौर्य साम्राज्य भी आगे जाके निकलता है। यहाँ पे महाजनपद का अगर लिटरल मीनिंग पूछा जाए तो क्या होता है आपको, महान साम्राज्य। ठीक है, या महान राज्य, जिसमें आपको जनपद के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था। वैदिक काल में जो जनपद है राष्ट्र से मिलकर आपका जनपद बना हुआ था। ठीक है, भौगोलिक स्थिति मैंने बताया था आपको। अगर देखा जाए तो जो 16 महाजनपद है उसमें आधुनिक अगर देखा जाए तो कहाँ पे आपको अफगानिस्तान से लेकर बिहार तक है फैलाव इसका। हिमालय पर्वत के क्षेत्र में भी इसका जो है वो आता है। और अगर दक्षिण देखा जाए तो दक्षिण में कहाँ तक फैलाव है इसका, गोदावरी नदी तक। ठीक है, और सिंधु गंगा के मैदान में फैला हुआ है। और ये भारत में बौद्ध धर्म की उदय के समकालीन माना जाता है। महाजनपद के प्रकार अगर देखे जाए तो जनरली महाजनपद आपका 2 प्रकार का होता है, राजतंत्र और गणराज्य। ठीक है, सो राजतंत्र में आपको हो जाएगा जो आपको राजा के अधीन होता था, मोनार्कियल फॉर्म होता था वहाँ पे। गणराज्य में आपको होता था कि गण होते थे। ठीक है, संघ होता था जो कि पूरे तरीके से रूल किया जाता था। राजतंत्र में अगर पूछा जाए तो उसका एग्जाम्पल आप कोसाल दे सकते हो, इसके अलावा मल्लाज दे सकते हो। बट अगर आपको गणराज्य पूछा जाएगा, ठीक है, तो गणराज्य में मतलब रिपब्लिक कहाँ पे था, तो ये वज्जी होगा, जो कि हम लोग इसको ब्रिजी भी बोला जाता है, वज्जी भी बोला जाता है, लिच्छवी जिसको बोला जाता है, जो कि आपका प्रेजेंट है वैशाली में है। ठीक है, 16 महाजनपद का जो उदय कैसा हुआ था, तो क्योंकि ये कारण आपके लिए बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा जाएगा कि 16 महाजनपद का जो आपका उद्भव होता है, राइज ऑफ 16 महाजनपद एंड व्हाट वर द रीजन बिहाइंड इट, उसके कारण क्या क्या थे। ठीक है, सो पहले देखते हैं इसका विकास कैसे हुआ था। सो वैदिक के अनुसार अगर आप देखोगे तो पशु चारण से जनपदों की जो है संक्रमण की जनजातियों का जो राजनीतिक अधिक था उसमें आपको देखा गया था। सबसे पहले देखते हैं इसका अस्तित्व कैसे आता है। तो जनजातीय का बचना, ठीक है, पूर्व की ओर जो है
पलायन करने के लिए, तो ये माइग्रेशन जो था इसके वजह से जो लोग आपको जनरली अगर देखा जाए तो जब हम लोग स्टार्टिंग में हमने हिस्ट्री देखा था तो जनरली लोग आपको कहाँ पे मिले थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास मिले हुए थे, जो सिंधु घाटी आपका क्षेत्र वाला एरिया जो कि पंजाब राजस्थान और कुछ बहुत जो है आपका हरियाणा गुजरात वाला पोर्शन है वहीं तक फैलाव था। बट धीरे धीरे जो वहाँ के जनजाति होते वो आपको क्या करते, मूव करना शुरू करते कहाँ पे, जो आपका पूर्व वाला क्षेत्र, खासकर आपको इंडो जो गैंगेटिक वाला प्लेन है, जहाँ पे अगर रिसेंट डे में देखा जाए तो आपको उत्तर प्रदेश और बिहार वाला एरिया है, ठीक है। नए कृषि का उपकरण और जो आपको खासकर जो देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में आपको एग्रीकल्चरल फील्ड में काफ़ी सारे बदलाव आते हैं, जैसे कि उन्नत लोहा का औजार और कृषि जो पद्धति में चेंजेस आते हैं। सो जनरली अगर देखा जाए तो आपको धातु का अगर देखा जाए तो लोहा का जो है आपको औजार बहुत ज़्यादा इसमें विशेष रूप से जो क्या किया जाता है इसका यूज़ करना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है आर्थिक विकास होता है और जो वहाँ के समुदाय होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। मिट्टी की बस्ती आपको जो है मिलती है, घर बने मिलते हैं। सो इसीलिए अगर आपको देखा जाए तो जब हम लोग पुरातात्विक चीज़ों के बारे में बात करते हैं सो आपको महाजनपद समय काल से बहुत कम ही चीज़ें पुरातात्विक चीज़ें मिलती, खासकर आपको मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं या फिर आपको जो आपको भवन निर्माण का कोई साक्ष्य मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको मिट्टी के बने हुए घर होते थे। कृषि उत्पादक आपको वृद्धि के साथ कुछ बस्तियाँ आकार और जटिलता के साथ बढ़ने लगी थी। साधारण मिट्टी की बस्तियाँ जो आपको अधिक संरचित शहरों में केंद्र परिवर्तित होता था। द्वितीय शहरीकरण भी माना जाता है। तो दो चीज़ें याद रखना, अगर पूछा जाए कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब हुआ था तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय काल में हुआ था, आपको सिंधु घाटी सभ्यता के समय काल में हुआ था। बट अगर आपको पूछा जाए कि द्वितीय शहरीकरण मतलब सेकेंड अर्बनाइजेशन कब होता है तो ये आपको महाजनपद के समय काल में होता है, क्योंकि अगर हम लोग वैदिक काल तक देखा तो हमने ग्रामीण क्षेत्र में ही आप चीज़ें देख रहे हैं कि विकसित हो रहा है और शहरीकरण की तरफ वो मूव अभी उन्होंने नहीं किया है। बट जब हम महाजनपद के समय काल में देखते हैं तो आपका ये शहरीकरण में आपको परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, अर्बनाइजेशन जो है आपको आना शुरू हो जाता है और कुछ शहर भी बसना शुरू हो जाते हैं। राजा जो है वो संप्रभु होते थे। सो राजा का जो शासन होता था उसको प्राइमरी माना जाता था। वो कृषि अधिशेष और जो कर लगाते थे और इसी से उनका जो है आपको जो राज्य व्यवस्था था वो चलता था। अब महाजनपद का उदय जो है यहाँ पे उसका कारण यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ, उसको भी देख लेते हैं। महाजनपद का कुछ विशेषता है वो भी देख लेते हैं आपको। 16 महाजनपद में प्राचीन जो आपको भारतीय राज्य थे जिसमें आपको प्रशासनिक संरचना जो उसका किस तरह से आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलता था वो आपका इंपॉर्टेंट है। समाज, अर्थव्यवस्था और जो सारी विधियाँ थी वो किस तरह से चीज़ें चलती थी, जिसमें आपको सबसे पहले प्रशासन आता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन आता है। तो 16 महाजनपद की जो अगर प्रशासन देखा जाए, आपको एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए तो आपको किस तरह का था, राजतंत्र था। ऑलरेडी मैंने बताया आपको कुल तंत्र भी इसको माना जाता है। तो जनरली आपको मोनार्कियल फॉर्म था जहाँ पे राज्य के हाथ में जो है वो सारी जो है वो रूल एंड रेगुलेशन होता था। राजनीतिक प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें आपको अलग अलग प्रणालियों को भी संरचित किया गया था। इसमें आपको ग्राम परिषद, कराधान प्रणालियाँ, ये सब सारी वित्त, रक्षा, न्याय जैसे विभागों का भी जिम्मेदारी का जो विभाजन किया गया था। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जैसे अगर देखा जाए तो आपको ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, अगर याद हो, एक फ्लो चार्ट बताया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डिवीजन किया गया था। जैसे कि सबसे ऊपर आपको राष्ट्र का रखा गया था, जिसमें हम लोग जनपद भी हमने देखा था। जनपद के नीचे भी आपको क्या था, प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नीचे डिस्ट्रिक्ट था। डिस्ट्रिक्ट के नीचे आपको विलेज आता था, ग्राम आता था। तो उन सारी चीज़ों को आपको जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको बहुत डिफरेंट फॉर्म ऑफ विभाग लाए जाते थे। जैसे अगर देखा जाए तो वित्त, अपनी फाइनेंशियल चीज़ें थी, डिफेंस को लेके आया था, जस्टिस को लेके आया था। सो मूल इकाई देखा जाए, अगर बेसिक यूनिट देखा जाए तो आपका क्या था, बस्ती की मूल इकाई ग्राम को सबसे बेसिक माना जाता था। जब दो ग्राम को आपस में मिला जाते थे तो उसको संग्राम भी माना जाता है। ग्रामीण जो होते थे, आपको ग्रामीणी किसको बोला जाता, गांव के नेताओं को बोला जाता था, जो कि आपको गांव से रिलेटेड जो भी इशू होता था, चाहे आपको जो शिक्षा से हो, सैनिक से हो, इन सारी चीज़ों के बारे में देखते थे। कराधान जो है आपको महाजनपद में आपको प्रशासन जो होते थे वो आपको जो धन प्रणाली था या फिर आपको टैक्सेशन था उससे रिलेटेड काम करते थे। प्रमुख शासन जो व्यवस्था आपका चलता था, जो सेंट्रल आपका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, उसको शासन को चलाने के लिए कौन होते थे, आपको मंत्री परिषद होते थे। सेंट्रल मिनिस्ट्री होता था जो कि आपको अपना समर्थन देते थे, जिसमें आपको फाइनेंशियल, डिफेंस, इसके अलावा जस्टिस, इन सारी चीज़ों को भी देखा जाता था। गण संघों में, ठीक है, सो दो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि राजतंत्र होता था और इसके अलावा आपको गणतंत्र होता था। सो रिपब्लिकन फॉर्म जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको जो ट्राइबल सोसाइटी थे, जो जनजातीय थे, वो 8, जैसे कि भज्जी का आपको एग्जाम्पल लिख सकते हो, या फिर आप जो लिछावी था उसका लिख सकते हो, जहाँ पे 8 गणराज्य थे आपको, और एक साथ वो लोग क्या करते थे, उसमें से एक नेता को चुनते थे। इसका मतलब वहाँ पे फॉर्म ऑफ इलेक्शन होता था, और ये आपको वंशानुगत नहीं होता था जिसमें आपको राजा का राजा ही बनाया जाएगा, ऐसा नहीं होता था। उसमें जनजाति जो होते थे उनका पार्टिसिपेशन होता था, तो फॉर्म ऑफ इलेक्शन वहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता था। अब अगर देखा जाए आपको जनपद समय काल के बारे में, महाजनपद समय काल के बारे में, तो सोसाइटी, समाज कैसा रहा था वहाँ पे।
क्योंकि हर चीज़ में आपको सोसाइटी समाज पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपको ऐसे ही आते हैं, या तो सोसाइटी के बारे में लिखने के लिए आएगा, या फिर राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ का कैसा था, या फिर आपको इकोनॉमिक कंडीशन लिखने के लिए आएगा। सो जो भी यूनिट आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें आपको पता होना चाहिए सामाजिक स्थिति। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही चीज़ें चल रही है, तो उसमें बहुत अलग नहीं है। बट अगर आप एक प्रॉपरली एक यूनिट का तैयार कर लेते हो तो वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे भी। सो महाजनपद काल में अगर समाज का देखा जाए तो आपको विभिन्न वर्गों में विभाजित था, जिनमें से आपको कुलीन, व्यापारी, किसान और मजदूर शामिल थे। एक तो दो चीज़ें आपको वर्गीकरण भी होता था, क्लास सिस्टम भी था एंड कास्ट सिस्टम था, वर्णा सिस्टम भी था। तो जब हम लोग क्लास सिस्टम की बात करते हैं, वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको कुलीन मतलब जो खासकर जो एलीट क्लासेस होते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा होता है, व्यापारी जिसमें आपको मर्चेंट आ जाएंगे, किसान वाला अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर चीज़ों से एसोसिएटेड है, मजदूर में आपको लेबर वगैरह आएंगे। जाति व्यवस्था भी आपको प्रारंभिक अवस्था में ही थी, और जो अगर देखा जाए तो आपको इसमें जो जटिलता आना बहुत ज़्यादा शुरू हो चुका है, जिसमें आपको क्षेत्रिका और कसक, ठीक है, जैसे सामान्य किसान शूद्र जाति के भी थे। अब यहाँ पे दास सिस्टम के बारे में देखा जाए, क्योंकि आपका सोशल कंडीशन के अंदर ही आता है, सामाजिक स्थिति के अंदर आता है, तो दास प्रथा जो आपको प्रचलित हो गया था, दासों के विभिन्न प्रकार के शारीरिक श्रम में नियोजित किया जाता था। सो जो स्लेवरी सिस्टम था वो एकदम पीक टाइम पे चल रहा था, और लोगों को एज ए स्लेव यूज़ किया जाता था, उनको एज ए दास यूज़ किया जाता था जो है चीज़ों को चलाने के लिए। विवाह संबंधों का अगर प्रयोग देखा जाए तो सामान्य रूप से आपको किया जाता था, किंतु जब राजनीतिक जो आपको चीज़ों को परिपूर्ण करना होता था तो इसमें आपको विवाह या फिर आपको जो है इसको इंपॉर्टेंट दिया जाता था। जैसे कि अब मैंने आपको पहले भी बताया था, 3 पॉलिसीज़ का यूज़ किया जाता था, मैट्रिमोनियल का किया जाता था, फ्रेंडली अलायंस का किया जाता था, और इसके अलावा आपको अटैक पॉलिसी यूज़ किया जाता था। अगर आपको जहाँ पे दोस्ती हो सकती है, अगर आपसे ज़्यादा ताकतवर है तो वहाँ पे आप अपना जो है दोस्ती का प्रस्ताव दोगे, फ्रेंडली अलायंस करोगे। जहाँ पे आपको लगता है कि जो चीज़ें अगर और प्रॉपर्ली नहीं चल रहा तो मैट्रिमोनियल अलायंस से भी चीज़ों को सॉल्व किया जाता था, वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाता था, या फिर आप अटैक का तब देखते थे जब वहाँ पे आगे वाला जो है वो आपका कमज़ोर है, शत्रु जो है आपका कमज़ोर है स्थिति में, तो जो है आपको अटैक किया जाता था। तो ये सारी नीतियाँ यहाँ पे भी यूज़ किया जाता था। आपका अर्थव्यवस्था कैसा था महाजनपद समय काल में, तो मुख्यतः जो आपका था वो कृषि पे आधारित था, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सेकेंड अर्बनाइजेशन बोला जा रहा है, शहरीकरण बोला जा रहा है। सो कृषि के साथ साथ अगर देखा जाए तो आपको व्यापार मार्ग का भी जो आपका डिस्कवरी हो रहा है, वाणिज्य जो था आपका ट्रेड एंड कॉमर्स वो भी आपका फल फूल रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ रही है। सिक्कों का निर्माण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कॉइनेज सिस्टम अगर देखा जाए तो वैदिक समय काल में आपने कुछ देखा था, बट वो फुल फ्लेज आपका सिक्कों का निर्माण नहीं हुआ था। लेकिन सिक्कों का निर्माण अगर पूछा जाए तो कहाँ कब से होना शुरू हो रहा है, तो महाजनपद समय काल से हो रहा है कॉइनेज सिस्टम। सिक्कों का उपयोग अगर देखा जाए तो व्यापार वाणिज्य में किया जाता था, जिसमें आपको चांदी के सिक्के और तांबे के बने हुए सिक्के मिलते थे। इनमें अक्सर आपको राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान को भी दर्शाता है। तो जब हमने बात की थी ना, जब स्टार्टिंग में देखा था, पहला यूनिट देखा था सोर्सेज के बारे में, स्रोत में देखा था, सो मैंने वहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन किया था चीज़ों को, कि अगर देखा जाए तो महाजनपद समय काल से आपको पुरातात्विक चीज़ें भी मिल रही है, जिससे हम चीज़ों को और अच्छे से स्टैब्लिश कर पा रहे हैं। और वो किस फॉर्म में आ रहा है, कॉइनेज के फॉर्म में, सिक्कों के फॉर्म में आ रहा है। अब किस तरह के सिक्के मिल रहे हैं आपको, पंच मार्क सिक्के मिल रहे हैं, जिसको पंच मार्क ही बोला जाता है इंग्लिश में भी। कुछ नाम है जिसको, जैसे कि कहपना है, ठीक है, निष्क है, ककनिका है, ठीक है, कंस है, पद है और मस्का है, ठीक है। ये सब नाम है किस चीज़ का, सिक्कों का नाम है, जिसमें से आपको कुछ चांदी के बने हैं, कुछ आपको तांबे के बने हैं, कुछ, ठीक है। नाउ धर्म, रिलीजन कैसा था आपको महाजनपद के समय काल में। तो क्योंकि इस टाइम समय काल में अगर देखा जाए तो आपको दो धर्म जो है वो अस्तित्व में आ चुका था, कौन सा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म आपको क्यों आया था, अगर याद हो आप लोगों को, तो वैदिक समय काल में अगर देखा जाए तो आपको जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर था उसका वर्चस्व बढ़ गया था, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो शूद्र और महिलाओं की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। तो बौद्ध धर्म जो है आपको एक जो है आपको रिवॉल्यूशन के फॉर्म में आया था, एक जो है आपको आंदोलन के तरीके से आया था, जिसमें आपको महिलाओं एवं जो वैश्यास थे उनको जो उन्होंने दिया था, क्या दिया था, परमिशन दिया था उसको ज्वाइन करने के लिए। और इसके अलावा अगर खासकर जो आपको सेक्रीफाइसेस हो रहे थे, जो आपको जो बलि प्रथा थी, उन सारी चीज़ों के खिलाफ आपको बौद्ध धर्म आया था। तो ये आपको याद रखना, अगर धर्म पूछा जाए महाजनपद समय काल में तो आपका बौद्ध और जैन धर्म के बारे में आप लिखोगे। सैन्य व्यवस्था कैसा था, मिलिट्री कैसा था, तो इसमें आपको पैदल सेना, जिसमें आपको इन्फेंट्री, कैवलरी और जो आपका मिलिट्री है हाथियों से, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्था आपको बनी हुई थी। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो आपको इस यूनिट से बना, एक क्वेश्चन तो आपको टोटल महाजनपद के बारे में पूछा जा सकता है, जो मैंने आपको बता दिया, सामाजिक आर्थिक यही स्थिति पूछा जाएगा। बट अगर एक और क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको मोस्ट प्रोबेबल है, ये तो शॉर्ट में पूछा जाएगा, ये लॉन्ग में पूछा जाएगा। आपको 16 महाजनपद में से जो मगध है वही इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, या फिर उसका ही राइज क्यों होता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। सो मगध को सबसे प्रभावशाली महाजनपद का गौरव
प्राप्त की होता है। ठीक है, इसमें क्या ऐसा चीज़ था। सो यहाँ पे देखते हैं मगध के बारे में। सो प्राकृतिक सीमाएं, ठीक है। सो नेचुरल बाउंड्री था मगध को, जो कि आपको मगध को एकदम यूनिक बनाता था। मगध का प्राकृतिक रूप से क्रमशः उत्तर में उत्तर पश्चिम और पूर्व में गंगा, सोन और चंपा नदियों से घिरा हुआ। सो अगर आप मगध का एरिया देखोगे तो चारों ओर से अगर देखा जाए तो लगभग आपको घर जो आपको नदियों से घिरा था, रिवर्स से आपको कनेक्टेड भी है। सो गंगा नदी है, सोन है, ठीक है, और चंपा नदी है जिससे वो घिरा हुआ है। इस भौगोलिक संरचना से आपको प्राकृतिक अवरोध प्रदान किया जाता था और इसमें रक्षा भी वृद्धि होती थी और परिवहन सुगम होता था। अब ये जल से अगर आपको वाटर सिस्टम से अगर घिरा हुआ तो इससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट हो सकते हैं। तो आपको डिफेंस सिस्टम इसमें स्ट्रांग होगा क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में भी इसको हेल्प मिलेगा। जल आपूर्ति का भी जो है, खासकर अगर देखा जाए तो अगर आसपास वहाँ पे फार्मिंग किया जाएगा, एग्रीकल्चर किया जाएगा तो उसमें भी उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो सब तरह से आपको इसको जो है वो बेनिफिट मिल रहा था। इसके पूर्व में राजधानी 5 पहाड़ियों के बीच में बसी हुई थी जिसे हम प्राकृतिक किलाबंदी भी कहते हैं। सो एकदम नेचुरल डिफेंस सिस्टम था इनके पास, खासकर राजगीर, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं मगध का अगर पहला राजधानी आपको बनाया गया था तो इसको बनाया गया था, राजगीर को बनाया गया था, राजगृह को बनाया गया था। और ये 5 पहाड़ियों से आपको घिरा हुआ, तो इसको अलग से ऐसा नहीं था कि इसको फोर्टिफाइड करने की जरूरत पड़ी, फोर्टिफिकेशन करने की या फिर किलाबंदी करने की जरूरत पड़ी। ये ऑलरेडी आपको क्या था, एकदम चारों ओर से, 5 ओर से घिरा हुआ था पहाड़ियों से। राजनीतिक राजधानियाँ, ठीक है, इसके पहले अगर राजनीतिक राजधानियाँ देखा जाए तो राजगृह था आपको, जिसको गिरी ब्रज भी बोला जाता है, 5 पहाड़ियों से सुरक्षित है। ये शहर आपको अभेद है, ठीक है, इसको आप इजीली अटैक नहीं कर सकते हो एकदम, क्योंकि नेचुरली वहाँ पे माउंटेन बहुत सारे हैं, बड़े बड़े माउंटेन हैं, तो उसको अटैक करने के लिए भी किसी को सोचना पड़ेगा। मगध के बाद राजधानी जो है वो जो सेकंड राजधानी किसको बनाया जाता है, पाटलिपुत्र को बनाया जाता है। ये भी आपको जो गंगा, सोन और गंडक नदी है उसके संगम की स्थिति पे था। तो यहाँ पे भी जल दुर्ग बना हुआ है आपको। जल दुर्ग का मतलब है कि वाटर फोर्टिफाइड है ये, मतलब हर तरीके से आपको पानी से घिरा हुआ। तो इसमें भी कोई अगर अटैक करना चाहेगा तो उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, तभी वहाँ पे जाके अटैक कर सकता है। और नदी है तो अगेन यहाँ पे जो आपका यातायात सेवा वो काफ़ी अच्छा रहा होगा, किन के लिए, राजाओं के लिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज, ठीक है। मगध आपको रिसोर्स के हिसाब से है और यह प्रचुर प्राकृतिक संसाधन था, यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे। इस क्षेत्र में आपको नदियों की प्रचुरता जल मिल रहा है, ठीक है, आपूर्ति है, परिवहन है, कृषि भूमि जो है आपको काफ़ी उपजाऊ है, अगर देखा जाए तो हाईली फर्टाइल है। किसकी वजह से, और अगर आप वैसे भी ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि जहाँ पे आपको रिवर सिस्टम होता है वहाँ पे आसपास आपको ज़मीन काफ़ी उपजाऊ होता है। मगध के कुछ क्षेत्र में आपको वन आच्छादित थे, बहुत ज़्यादा जंगल भी थे जिसमें आपको घर, गाड़ियाँ और रथ बनाने के लिए जो है लकड़ी मिल जाती थी। सो फॉरेस्ट अगर है तो वहाँ पे आपको बहुत सारी लकड़ियाँ मिल जाएगी, और यही फॉरेस्ट आपको यहाँ पे एलिफेंट भी बहुत सारा मिलता है, हाथियों भी मिलता है। सो ये हाथी आपको इवन वॉर में यूज़ किया जाएगा। सो इस क्षेत्र में आपको लोहा का जो है वो खदान मिला हुआ था, तो लोहा बहुत सारा, आपको आयरन बहुत ज़्यादा मिला था। आयरन का मिलना मतलब आपको इसका यूज़ किस चीज़ में किया जाएगा, हथियार बनाने में भी यूज़ किया जाएगा। तो जिसके पास हथियार होगा उस समय पे तो वो ही राजा आपको क्या होगा, ज़्यादा शक्तिशाली होगा। इसके अतिरिक्त आपको पर्याप्त वर्षा और नदी जल की भी जो है आपको आपूर्ति जो है वो होती रहती थी। आर्थिक कारण भी थे, तो ऑलरेडी मैंने देख लिया, नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल डिफेंस सिस्टम है इनके पास। इसके अलावा इकोनॉमिक क्या क्या बेनिफिट था मगध के पास। सो मगध गंगा घाटी के व्यापार मार्गों पे था, बंगाल की खाड़ी के समुद्र मार्ग पे नियंत्रण करता था। सो अगर आप जोग्राफिकली अगर देखोगे, खासकर मगध वाला एरिया जो आपको पाटलिपुत्र वाला एरिया, ये आपको गंगा घाटी के आसपास लाई करता है। तो और अगर देखा जाए तो यहाँ से आपको बंगाल बहुत नज़दीक पड़ता है। सो यहाँ पे एक फेमस आपका बंदरगाह होता था जिसका नाम था ताम्रलिप्त, ठीक है, और ताम्रलिप्त से ही आपको सारे चीज़ों को व्यापार किया जाता था। तो कहीं ना कहीं जो है आर्थिक रूप से भी आपको सक्षम था कौन सा, मगध, क्योंकि यहाँ पे आपको कृषि खनन, नगर निर्माण और सेना विस्तार जैसी गतिविधियों में वृद्धि हुई थी। यह वत्स और अंग के बीच में स्थित था। तो 16 महाजनपद में अगर देखा जाए तो वत्स और अंग के बीच में ही मगध आपका स्थित है। तो इसमें से दोनों जो महाजनपद थे वहाँ का व्यापार और वाणिज्य का भी सुविधा इसको प्राप्त होती थी। इसके अलावा यहाँ पे जो अदर आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो होगा आपका राजाओं का सहयोग, ठीक है। सो जो मगध को देखा जाए तो काफ़ी सारे यहाँ पे पावरफुल जो आपको राजा थे उनका सपोर्ट मिलता है, चाहे आपको बिम्बिसार के रूप में आप देख लो जो कि आपको हरियाणा का जो है वंश डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, आजाद शत्रु के रूप में देख सकते हो, या फिर आपको कालाशोक के बारे में देखोगे, शिशुनाग के बारे में देखोगे, या फिर आप आगे जाके नंदा डायनेस्टी के बारे में देखोगे, या फिर आप मौर्य डायनेस्टी के बारे में देखोगे। तो पावरफुल रूलर्स होना भी इनके लिए क्या होता था, बेनिफिट का कारण होता था, ठीक है। तो ये सारे कारण था जिसकी वजह से आपका क्या होता है, मगध जो है वो पावरफुल बनता है और एक्सिस्टेंस में आता है। यहाँ पे भी कारण लिखे हुए जैसे कि एकदम डिवाइड करके लिखा है मगध का उदय क्यों होता है। तो भौगोलिक कारण अगर देखा जाए, ज्योग्राफिकल कारण देखा जाए तो गंगा घाटी, उपजाऊ मिट्टी या पर्याप्त वर्षा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रेनफॉल भी अभी भी देखा जाए तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा जो वो वर्षा होता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको उनको मदद मिलती है।
गंगा सोन और चंपा नदी के बीच में है, ठीक है। राजगीर और पाटलिपुत्र दोनों राजनीतिक स्थिति में है, ठीक है। पॉलिटिकली आपको काफ़ी स्टेबल जगह है। आर्थिक कारण तांबे और लोहे के भंडार प्रचुरता में मिलता है। तो झारखंड वाला एरिया अगर आप भी अभी देखोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, चाहे आपको तांबा मिलता है, लोहा मिलता है, इवन आपको कोयला भी, वहाँ कोयला का खदान भी बहुत बड़ा खदान है, ठीक है। सो आज भी वहाँ पे आपको बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, तो उस समय काल में भी आपको मिले होंगे। सो तांबा लोहे का जो है भंडार वहाँ पे था। अपने अन्य स्थान के व्यापार मार्गों पर नियंत्रण था, ठीक है। तो ट्रेड एंड देखा जाए आपको ट्रेड रूट भी वहाँ से पास होता था। कृषि, खनन, शहर निर्माण और सैन्य उद्देश्य भी यहाँ पे आबादी का उपयोग था। गंगा चंपा नदी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। सांस्कृतिक कारण भी है, कल्चरल जो है वो रीजन भी बने हैं, किसके वजह से, किसके लिए, राइज ऑफ मगध के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपको आर्य अनार्य संस्कृति का मिश्रण था। जो आपको आर्य आए थे सेंट्रल एशिया से बोला जाता है, और इसके अलावा जो ऑलरेडी यहाँ पे लोग रह रहे थे, इनके बीच में आपको सांस्कृतिक जो है वो डेवलपमेंट होता है। जैन धर्म और इसके अलावा बौद्ध धर्म का भी यहाँ पे आपको विकास हुआ था, जिससे भी आपको मगध को राइज करने में, उसका उद्भव होने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलता है। राजनीतिक कारण ऑलरेडी यहाँ पे ये भी मैंने बता रखा है, फिर वापस से रिवाइज कर लो आप। राजनीतिक कारण में खासकर आपको एम्बिशियस जो आपके राजा होते थे, खासकर जैसे कि नाम मैंने बताया, बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे राजा, जिन्होंने क्या किया, आपको इसको और ज़्यादा सहयोग प्राप्त अपना दिया था। लोहे की उपलब्धि, उन्नत तरीके का आपको एकदम वेल स्टैब्लिश्ड हथियार भी मिलते थे। सेना में हाथियों का शीघ्र जो अपनाया जाना, ठीक है। मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था भी मदद करता है। धार्मिक कारण भी है, जैसे ऑलरेडी मैंने बता रखा आपको। तो ये सब रीज़न थे आपका। और यहाँ पे आपका महाजनपद है, 16 के 16 महाजनपद। कंबोज आपको दिख रहा है, ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया, एक बार वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। पूरा महाजनपद आपको नहीं याद होगा, बट एक बार आप नॉर्थ में, उत्तर में कहाँ तक था, पश्चिम में कहाँ तक, पूरब, और जो है वो दक्षिण में कहाँ तक। दक्षिण में आपको याद रखना, साउथ में कहाँ है, असमक, जो कि आपका अवंती वाला एरिया है, मध्य प्रदेश है। अगर पूछा जाए आपको पूरब में, तो ये अंग होगा, जो कि आपको भागलपुर बिहार में है। उत्तर में अगेन याद रखना आपको, नॉर्थ में कहाँ पे, कंबोज, जो कि जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया में। वेस्टर्न साइड में, पश्चिमी में पूछा जाए तो मत्स्य, जो कि राजस्थान में है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, जो कि मगध एम्पायर में आपको कौन कौन सा डायनेस्टी आया था, शॉर्ट में इसको देख लेते हैं, आपको याद आ जाएगा चीज़ें। इसको हमने शॉर्ट ट्रिक में देखा था कि इसको याद रखने का निमोनिक्स क्या है, हसीन मासुका, ठीक है। जिसमें हसीन मासुका में आपका HA जो है वो किस चीज़ के लिए है, हरियाणा के लिए है। C जो है आपको किस चीज़ के लिए, सुसुनाग के लिए है। N जो है नंदा के लिए है। मा किसके लिए है, मौर्य के लिए है। सु किसके लिए है, आपको सुंगा के लिए है। क किसके लिए, कानवा के लिए, ठीक है। सो पहला आपको अगर पूछा जाए मगध एम्पायर में पहला डायनेस्टी कौन राइज होता था, हरियाणा होता था। हरियाणा में आपको समय काल अगर देखा जाए तो सबसे पहले राजा कौन होते, इसमें बिंबिसार होते हैं। 558 बिफोर क्राइस्ट से लेके आपको 491 बिफोर क्राइस्ट तक होते हैं। इनको बताया जाता है कि सन ऑफ, ये किनके बेटा था, किनके पुत्र थे, ये सन ऑफ भट्टिय थे, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है आपको उसके हिसाब से बताया जाता है। बिंबिसार का अगर रूल देखा जाए तो बोला जाता है 52 साल इन्होंने क्या किया था, रूल किया था। और इन्होंने इनके टाइम पे आपको बुद्ध और महावीर दोनों होते हैं, और इन्होंने दोनों धर्म को क्या किया था, अपना सहयोग दिया था। इनका कैपिटल कहाँ पे था, राजगीर, जो कि आपका प्रेजेंट डे बिहार में है। और यही आपको 5 जो माउंटेन है, 5 हिल्स है, से घिरा हुआ है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज अ श्रेनिया, ठीक है। अपने आपको उन्होंने उपाधि धारण कर रखा था। इन्होंने धर्म कौन सा, जो वॉज द किंग टू हैव अ स्टैंडिंग आर्मी, इन्होंने पहला जो आपको स्टैंडिंग आर्मी बनाया था। और इनका जो है वो दुश्मनी किसके साथ था, अवंती किंग प्रद्योत के साथ था। बट इन्होंने मदद दिया था, कैसे मदद दिया था, जीवक को भेजा था उज्जैन, और प्रद्योत का क्या हुआ था, बीमारी ठीक हुआ था। बीमारी कौन सा था, उनको जॉन्डिस था, ठीक है। तो जब बीमारी ठीक होता तो उन्होंने बाद में इनको सहयोग अपना दिया था। और इनके बारे में अगर देखा जाए तो 3 अलायंस इन्होंने, 3 पॉलिसीज इन्होंने भी फॉलो किया था। इनकी 3 वाइफ थी, जो कि कौशला देवी थी, जो कि किंग ऑफ कोसल थी, सिस्टर ऑफ प्रसन्नजीत। चेलना थी, जो कि आपको कहाँ से थी, लिच्छवी से थी, वैशाली से थी। और खेमा कहाँ से थी आपको, तो ये माद्रा पंजाब से थी। ही फॉलो द पॉलिसी ऑफ कॉन्केस्ट एंड एक्सपेंशन, मोस्ट नोटेबल कॉन्केस्ट वॉज बिम्बिसार वॉज अंग, ठीक है। तो 3 पॉलिसी था, एक तो उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था प्रद्योत से, जो कि उज्जैन के राजा थे, जो आपका अवंती के राजा थे। एक इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किया था, और 3 शादियाँ की थी, किससे, एक कोसला की जो रानी थी वहाँ से, चेलना से जो कि आपको वैशाली से थी, और खेमा जो कि आपको माद्रा पंजाब से थी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अटैक का पॉलिसी भी यूज़ किया था, किसके ऊपर अटैक किया था, तो अंग के राजा के ऊपर किया था। नेक्स्ट इनके बाद राजा आते हैं, वो कौन आते हैं आपको, अजातशत्रु आते हैं। और अजातशत्रु का समय काल अगर देखा जाए तो 492 बिफोर क्राइस्ट से लेके 460 के बीच में है। और ये आपको बेटा किनके थे, तो बिंबिसार और चेलना के बेटे थे।
और ये इन्होंने क्या किया था, इनको पितृहंता भी बोला जाता है, पेट्रिसाइड किया था इन्होंने, अपने जो है फादर को बताया जाता है कि इन्होंने उनकी हत्या की थी। और उसके बाद इन्होंने राजा का जो है आपको उपाधि धारण किया था। इन्होंने इनिशियल अगर देखा जाए तो ये जैनिज्म को फॉलो करते, तो बाद में इन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था, ठीक है। सो इनके समय काल में आपको पहला बुद्धिस्ट जो है वो समिति होता है, असेंबली होता है, काउंसिल होता है। और कहाँ पे ये कंडक्ट करवाते हैं, राजगीर में कराते हैं। और कब, बुद्धा के जो मरने के 100 साल बाद करवाया जाता है इसको, ठीक है। और इनका भी युद्ध जो है 2 चीज़ों से हुआ था, कोसला और वैशाली से हुआ था, ठीक है। और दोनों ये जीतते हैं। और जो इनका वैशाली वाला युद्ध था वो कम से कम 16 साल तक चलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आते हैं अजातशत्रु के बाद उदयन आते हैं। इनका समय काल कब से कब रहता है आपको, 1660 से लेके 444 तक बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ये आपको पुत्र किसके होते हैं, अजातशत्रु के होते हैं। और इनके समय काल में एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि कैपिटल जो है वो पाटलिपुत्र शिफ्ट किया जाता, पटना किया जाता, कहाँ से, राजगीर से। और ये लास्ट रूलर होते, मेजर रूलर होते। इसके बाद भी रूलर आएंगे, बट इसमें इंपॉर्टेंट रूलर आपको हरियाणा का वंश ये होते हैं, ठीक है। उदयन जो है वो पटना को क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि पटना अगर देखा जाए तो गंगा और सोन नदी के तट पे है। और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, आपको संसाधन मिलते हैं, इसलिए इस एरिया को ये ऑक्यूपाई करते हैं। ही वॉज किल्ड एट द बिहेस्ट ऑफ द पल्लका किंग ऑफ अवंती, ठीक है। इनके बाद भी 3-4 राजा आते हैं। नागदशक आपको याद है कि लास्ट राजा माना जाता है। नेक्स्ट जो आता है शिशुनाग, अगर जो मैंने आपको ट्रिक बताया था हसीन मासूका में, सो नेक्स्ट जो आपका आएगा शिशुनाग आता है। और शिशुनाग में आपको जो है वो मिनिस्टर होता है शिशुनाग, जो कि क्या करता है, आपको लास्ट राजा होते हैं नागदशक, उनको उनकी हत्या करता है। और उसके बाद अपना जो है वो डायनेस्टी स्टेब्लिश करता है, कब, 413 से लेके आपको 345 के बीच में। एंड वॉज द वाइसरॉय ऑफ काशी बिफोर द बिकम द मगध। मगध के राजा बनने से आपको क्या रहते हैं, पहले वो काशी में काम करते रहते हैं। इनका कैपिटल ये भी वापस से क्या करते हैं, द कैपिटल वॉज एट, यहाँ पे वापस राजगीर लेके आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो है शिशुनाग का क्या रहता है, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ द पावर ऑफ अवंती विथ कैपिटल उज्जैन। सो जो बार बार अवंती के साथ आपको लड़ाई चलती आती है हरियाणा का समय काल में, उसको ये कहीं ना कहीं समाप्त करते हैं। और ये क्या करते हैं, अवंती के साथ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इनके बाद जो है, और ये इन्हीं के समय काल में क्या होता है, आपको कैपिटल वैशाली शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके बाद शिशुनाग के बाद आपको कालाशोक आते हैं। और इनके टाइम में एक ही चीज़ याद रखना आपको, जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है आपको वैशाली में कंडक्ट करवाया जाता है, और इन्हीं के टाइम पे होता है। और इनको मार दिया जाता है किसके द्वारा, नंदावंश के द्वारा, नंदवंश के द्वारा। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट जो डायनेस्टी आता है वो 345 से लेकर 321 के बीच में आपको किसका वंश आता है, नंदवंश। और इसके फाउंडर किसको माना जाता है, महानंदा को माना जाता है। महानंदा को जो आपको फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। ही मर्डर्ड द कालाशोक, बिकम द किंग। हिज ओरिजिन वॉज नॉट क्लियर। इनका नहीं पता है कि इनका उद्भव कैसे होता है, कहाँ से क्या कनेक्शन होता है। ऐसे बताया जाता है कि शिशुनाग किंग जो होते हैं और उनका शूद्र उनकी माता होती है, और इससे इनका जो है वो कनेक्शन बताया जाता है। इनका अगर समय काल देखा जाए तो ये आपको 28 साल क्या करते हैं, राज्य करते हैं। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्वर, ठीक है, सर्व क्षत्रिय नाशक, ठीक है। ये डिस्ट्रॉय ऑफ ऑल सत्रास, जो क्षत्रिय होते हैं सबका डिस्ट्रॉय इनको बोला जाता है। एक रथ भी इनको टाइटल दिया जाता है, किसको, महापद्म नंद को दिया जाता है। इसके बाद जो आपको इंपॉर्टेंट है, लास्ट रूलर है नंद वंश के, कौन होते हैं, धनानंद होते हैं। और इनके समय काल में बताया जाता है कि जो आपको अलेक्जेंडर क्या करता है, भारत पे अटैक आक्रमण करने के लिए आया होता है, ऐसा जो आपको यूनानी टेक्स्ट है, यूनानी आपको स्रोत है, उसके अनुसार बताया जाता है। लेकिन वो आपको भारत तक नहीं पहुंच पाता है, ऐसे मगध तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। धनानंद के समय काल में अगर देखा जाए तो आपको स्टैंडिंग आर्मी कितना यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 लाख के आसपास माना जाता है। 60,000 आपको माना जाता है कि जो है वो घुड़सवार होते हैं। और 3,000 के आसपास आपको हाथी माना जाता है। तो इस तरह से इनका सेना जो है बताया जाता है काफ़ी प्रभावशाली था, काफ़ी जो आपको कैपेबल था। इस वजह से आपको जो अटैक मगध पे नहीं होता है। और इनके समय काल में आपको याद रखना कि इनको कौटल्य के बारे में, और यही आपको लास्ट जो है वो रूलर होते किस चीज़ के, नंदवंश के। और इनके ख़त्म होने के बाद ही आपको क्या होता है, जो है वो मौर्यन जो है उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। कॉजेज ऑफ मगध का राइज ऑलरेडी मैंने बताया, जोग्राफिकल यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ, मगध वॉज लोकेटेड ऑन द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ गंगेटिक प्लेन। इसके अलावा यहाँ पे ट्रेड रूट है, मेन ट्रेड रूट से कनेक्ट होता है। सॉइल यहाँ पे काफ़ी फर्टाइल है। मगध जो है आपको रिवर से घिरा हुआ है, गंगा, सोन और चंपा से। बोथ राजगीर एंड पाटलिपुत्रा वेस्ट लोकेटेड इन स्ट्रेटेजिक पोजीशन। इकोनॉमिक कंडीशन में लिखा है, वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने डिटेल में बता रखा है, दोनों सब सारी चीज़ें बताया अभी जस्ट। कल्चरल भी है, पॉलिटिकल भी है, तो जिनका इंग्लिश है वो वीडियो पॉज करके सारी चीज़ें
देख सकते हो। और कोई सजेशन, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।